पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ। फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है ये आप लोग बेहतर समझते होंगे। सतपाल मलिक जी ने कई चीजें कही हैं और कई चीजें कहते कहते रुक गए हैं। उनकी चुप्पी बहुत बड़ी खबर बनती है। जो उन्होंने कहा उससे भी बड़ी खबर उनकी चुप्पी भी बनती है। कहां वो चुप हो जाते हैं, कहां वो शब्द रोक देते हैं, कहां वो लिहाज रख रहे हैं, ये सब समझने वाली बातें हैं। एनएसए की क्या भूमिका रही, एनएसए ने भी इनको सलाह दी कि इस पर आप कुछ मत बोलिए, लापरवाही के बारे में कुछ मत बोलिए। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने है। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के बारे में इग्नोरेंट और इल इन्फॉर्म्ड हैं। ये सत्यपाल मलिक जी इल इन्फॉर्म्ड शब्द उनके हैं। इतना महत्वपूर्ण राज्य, इतना संवेदनशील राज्य, लेकिन प्रधानमंत्री का एटीट्यूड क्या है, मस्त में है, अपने मस्ती में है अपने, टू हेल विथ इट। ये सब सत्यपाल मलिक जी के शब्द। उन्होंने खुलासे किए आपकी करप्शन पे जब वो आपके पास शिकायत करते थे, गोवा में खासतौर पे जब वो गोवा के राज्यपाल थे, और भ्रष्टाचार पे उन्होंने आपकी संज्ञान में कुछ जानकारी लाई, तब आपने क्या किया। आपने ना केवल नजरअंदाज किया, आपने उनको आनन फानन में हटा दिया। स्पेशल एयरक्राफ्ट भेजा कि जल्दी से जल्दी उनको गोवा से शिफ्ट कर दिया जाए, मेघालय भेज दिया जाए या जहां भी भेजना था वहां भेज दिया जाए। सत्यपाल मलिक जी हमारे बनाए हुए गवर्नर ने 4 राज्यों में, गोवा, बिहार, मेघालय, जम्मू कश्मीर, हर जगह बनाए हुए गवर्नर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। प्रधानमंत्री के बड़े विश्वास पात्र हैं, फर्स्ट नेम टर्म पर है। आज वो कह रहे हैं कि जब वो 2019 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे और जब ये आतंकी हमला हुआ था, तो 2800 सीआरपीएफ के जवानों को जम्मू से श्रीनगर लाने के लिए 5 हवाई जहाज मांगे गए थे, जिसकी परमिशन डिनाई कर दी थी तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने। और जब उन्होंने इस बात को, प्रधानमंत्री जब अपनी 4 घंटे तक शूटिंग करके फ्री हुए 7 बजे, जब उनको बताया, तो प्रधानमंत्री ने उनसे पलट के कहा तुम चुप रहो। एक बार नहीं, बार बार कहा। तो पहला सवाल यह है कि ये सवाल तुमने चुप रहो क्यों कहा। दूसरा सवाल, राजनाथ सिंह की और अजीत डोभाल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या, उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा। तीसरा बड़ा सवाल, 300 किलो आरडीएक्स आई कैसे, एक रास्ते से मेन रोड तक आने कैसे दी गई गाड़ी, रास्ता तो सैनिटाइज होता है। चौथा बड़ा सवाल कि सीआरपीएफ के लोगों को एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया, विमान क्यों नहीं दिए गए। आप अपने लिए 68,000 करोड़ का विमान लेके चलते, 5 एयरक्राफ्ट आप नहीं दे सकते थे। और अंतिम बड़ी बात कि जैश की धमकी को नजरअंदाज क्यों किया गया। जैश की नहीं, 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे जनवरी से फरवरी के बीच में, उसको नजरअंदाज क्यों किया गया। आज 40 परिवार, जिनके लोग, जिनका किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता, किसी का मित्र शहीद हुआ है, वो ये सवाल पूछ रहे हैं। अंतिम सवाल आपसे के वरिष्ठ नेता, उन्हीं के पूर्व राज्यपाल, उन्हीं के बड़े नेता, उन्हीं के अभिन्न मित्र कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को भ्रष्टाचार से कोई खास दिक्कत नहीं है। और वो तो सारे देश को दिख रहा है। अडानी पर मोदी जी अ नहीं बोलते हैं, चीन पर च नहीं बोलते, भ्रष्टाचार के नाम पर आंख मूंद लेते हैं। जो उनकी पार्टी में शामिल आ जाता है वो वॉशिंग मशीन से धुल कर निखर कर निकल आता है। तो मोदी जी भ्रष्टाचार को दिक्कत नहीं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। अडानी पर चुप्पी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा और संरक्षण देना है। सीआरपीएफ के जवानों को हवाई रास्ते से क्यों नहीं ले जाया गया। मोदी सरकार ने उनको एयरक्राफ्ट देने की अनुमति क्यों नहीं दी, यह पहला सवाल है। और इस सवाल का जवाब आज देश मांग रहा है, क्योंकि देश स्तब्ध है। ये 40 परिवार आज जानना चाहते हैं कि उनका जवान बेटा, उनका पति, उनका पिता क्यों शहीद हुआ, उसको एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया। जैश की धमकी को, जैश ए मोहम्मद जिसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, यह दूसरा सवाल है, उसकी धमकी को नजरअंदाज क्यों किया गया। और बाकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2 जनवरी 2019 से लेकर 13 जनवरी 2019 के बीच में 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि ऐसा एक आतंकी हमला हो सकता है। और उसके बावजूद भी 78
गाड़ियों के काफिले को, ये एक या दो गाड़ियां नहीं जा रही थी, सीआरपीएफ की 78 गाड़ियों के काफिले को सड़क के माध्यम से जम्मू से श्रीनगर ले जाया जा रहा था जब अवंतीपुरा पुलवामा में यह कांड हुआ। क्यों इंटेलिजेंस इनपुट्स को और क्यों जैश की धमकी को नजरअंदाज किया गया? तीसरा और बहुत बड़ा सवाल, और यह सवाल सब लोग पूछते हैं, 300 किलो आरडीएक्स से भरा एक गाड़ी टक्कर मारती है एक बस को और वहां पे स्वाहा हो जाता है सब। 300 किलो आरडीएक्स बॉर्डर एरिया में आई कैसे? और जो गाड़ी उसको लेकर आई वो एक आर्टीरियल रोड से मेन रोड तक कैसे आने दी गई? पूरा सैनिटाइजेशन होता है रोड का। और आज ये सवाल है कि क्या हमारे सैनिकों की जान इतनी सस्ती है कि वहां पर कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था? यह तीसरा बड़ा सवाल है। और उसी से एक सवाल जुड़ा भी है, पुलवामा की जांच का क्या हो रहा है? 4 साल बीत गए पुलवामा को, 2019 14 फरवरी को हुआ था, हम 15 अप्रैल 2023 में बात कर रहे हैं। इस जांच का क्या हुआ? कब पता चलेगा आरडीएक्स, कब पता चलेगा रोड सैनिटाइजेशन के बारे में? चौथा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, सतपाल मलिक जी ने अपने इंटरव्यू में साफ तौर से कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि गृह मंत्रालय ने रिजेक्ट किया था, उनको चुप रहने को कहा गया, तुम चुप रहो। और यही तुम चुप रहो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्रीमान डोवल जी ने भी उनको दिया। तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी की या डोवल जी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इनकी जिम्मेदारी कैसे, कब और कौन तय करेगा? और अंतिम बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े हादसे के बाद आज 4 साल हो गए और जब सत्यपाल मलिक जी इतना बड़ा खुलासा करते हैं और पता चलता है कि उनको चुप रहने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा था, आज ये पूछना पड़ेगा, ये धमकी, ये हिदायत, ये नसीहत, जो भी कह लीजिए, उनको क्यों दी गई? और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि ये जो सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं देश प्रेम का, देशद्रोह का, अगर ये देशद्रोह नहीं है, अगर ये 40 लोगों की शहादत और बेयर ग्रिल्स के साथ ये फोटो एक साथ देशद्रोह नहीं है, तो देशद्रोह क्या है?